नमस्कार साथियों, मैं यजदान मलिक स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नागपुरी विथ यजू पर। आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं लोकगीत। नागपुरी भाषा का लोकगीत आपके लिए जेएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे कम 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इसलिए आप अगर जेएसएससी सीजीएल या अदर जेएसएससी वैकेंसीज़ की तैयारी करना चाहते हैं जिसमें आपका लैंग्वेज पेपर नागपुरी है, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नागपुरी लोकगीत। सबसे पहले देखते हैं लोकगीत होता क्या है। गीत की परिभाषा प्रस्तुत करते हुए महादेवी वर्मा ने लिखा है, सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था का विशेषकर गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। कहने का मतलब है कि सुख दुख को भाव की अवस्था में बांध कर खुद से या एक लयबद्ध तरीके से उसको पेश कर देना ही गीत होता है। ये महादेवी वर्मा ने कहा है कि सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था को विशेषकर गिने चुने शब्द से स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि प्रत्येक मानव, चाहे वह सभ्य हो अथवा असभ्य, शिक्षित हो अथवा अशिक्षित, उसमें अनुभूति को व्यक्त करने की इच्छा और क्षमता निश्चित रूप से होती है। फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि लोकगीत क्या होता है, उसके बाद हम लोग नागपुरी लोकगीत की चर्चा करेंगे। तो इसमें देख रहे हैं कि परिभाषा क्या होता है। तो इसमें बताया जा रहा है कि हर इंसान, चाहे वो सभ्य हो या असभ्य, पढ़ा लिखा हो या अशिक्षित हो, अपना उसका एक क्षमता होता है जो अपना अनुभूति, अपना एक्सपीरियंस को व्यक्त कर सके। आगे देखते हैं, आदि मानव में स्वानुभूति से प्रेरित होकर अब उसकी रागात्मक प्रवृत्ति लयबद्ध होकर निकलती है, तभी गीत का रूप धारण कर लेती है। कहने का मतलब यही है कि आदि मानव भी खुद का उसका अनुभूति होता जो है या एक्सपीरियंस होता है, प्रेरित होकर भाव, आचार विचार उसको एक राग के द्वारा जो लयबद्ध करके निकालता है गीत के माध्यम से, उसी को गीत का रूप वो धारण कर लेता है, गीत बोला जाता है उसी को। कहने का मतलब यही है कि आदि मानव के हृदय से जो भावनाएं निश्चित हुई होगी, वे ही आगे चलकर गीत लोकगीतों के रूप में परिवर्तित हो गई होगी। आसान भाषा में कहना यही है कि लोकगीत क्या है। तो लोकगीत आदि मानव के टाइम से जो एक पीढ़ी दर पीढ़ी लयबद्ध होकर चलते आ रहा है, जिसका ना राइटर का पता है, ना कौन इसको शुरू किया उसका पता है, बस एक पीढ़ी दर मुंह से चलते आ रहा है, उसी को लोकगीत कहते हैं। यही भाव अभिव्यक्त होकर अंकित हो जाते हैं और वहाँ की मिट्टी बोलने लगती है, खेत और खलियान गुनगुनाने लगते हैं, गलियारे आंगन और अखाड़े नाच उठते हैं। इन गीतों के आरंभ के प्रति एक संभावना हमारे पास है, पर इसके अंत में कोई कल्पना नहीं। यह बड़ी बड़ी धारा है। यह बड़ी बड़ी धारा है जिसमें अनेक छोटी मोटी धाराओं ने मिलकर उसे सागर की तरह गंभीर बना दिया है। बता रहा है कि ये बड़ी बड़ी धारा है जो एक सागर को, विशाल सागर कैसे होता है वैसे ही गीतों को विशाल सागर है जिसे गंभीर बना दिया गया है। सदियों से घात प्रतिघातों ने उसमें आश्रय पाया है। मन के विभिन्न स्थितियों ने उसमें अपने मन के ताने बाने बुने हैं। मतलब अपना मन का ताना बाना बुन के आदमी लय के रूप में परिवर्तित कर देता है, गीत के रूप में निकालता है। स्त्री पुरुष ने थक कर इसके माधुर्य में अपनी थकान मिटाई है। मतलब कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो, गीत गीत सुनने के बाद उसका थकान मिट जाता है। इसकी ध्वनि में बालक सोए हैं, बच्चे हमेशा गीत लोरी गा के सुनाया जाता है बच्चे को। जवानी में प्रेम मस्ती आई है, हमेशा एक जवानी में इंसान गीत गाने लगता है। बूढ़ों ने मन बहलाया है गीत गा के, बैरागियों ने उपदेश का पान कराया है। बिरही युवकों ने मन का कसक मिटाई है। जो विरह में किसी का उदासी में रो रहे हैं, वो अपना गीत गा के अपना कसक मिटाया है। विधवाओं ने अपने एकांकी जीवन में रस पाया है। अकेलापन जीवन में विधवा लोग गीत गा के एक रस पाया, सुकून मिला है। पथिकों ने थकावट दूर किया है। किसानों ने अपने बड़े बड़े खेत जोते हैं गीत गाते हुए। मजदूरों ने विशाल भवनों पर पत्थर चढ़ाए हैं और मौजियों ने चुटकुले छोड़े हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स लोकगीत के बारे कि लोकगीत किसी व्यक्ति द्वारा रचित नहीं होते हैं, ना ये जनमानस की अज्ञात सृष्टि है। लोकगीत किसी व्यक्ति द्वारा रचित नहीं होते हैं, ना ही ये जनमानस की अज्ञात सृष्टि है।
प्रश्न उठता है तब फिर ये गीत कहाँ से आते हैं? इस संबंध में श्री देवेंद्र नाथ सत्यार्थी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है, कहाँ से आते हैं इतने गीत? स्मरण विस्मरण की आँख मिचौनी से, मतलब कुछ याद से, कुछ भूले हुए चीज़ को याद करके उसी को मुँह से जब निकालते हैं तो वही से गीत पैदा होता है। कुछ अट्ठहास से, कुछ हँसी-ठिठोली से आता है, कुछ उदासीपन से आता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, कुछ हृदय से। कहाँ से आते हैं इतने गीत? जीवन जीवन के खेत में जीवन के खेत में उगते हैं ये सब गीतों की कल्पना भी अपना काम करती है। कहने का मतलब है कि ये सब जीवन में ही एक दिख दिख जाता है, उसी को आदमी एक लयबद्ध तरीका से ही कर देता है। कुछ इमेजिंग कल्पना भी करता है, उसको भी रस विधि का भावना भी, नृत्य का हिलोरा भी। पर ये सब है खाद, ये सब उसका खाद है, जड़ जड़ मजबूत करने का। जीवन के सुख, जीवन के दुख, ये है लोकगीत के बीज। जो सुख और दुख होता है वो मेन इसका बीज है। खाद क्या है? तो भावना है, इसका रस है, उसका कल्पना, इमेजिंग शक्ति, वो आपका ये हो गया, खाद हो गया। आगे देखते हैं, लोकगीत जन द्वारा विशेष परिस्थिति, स्थल, कर्म तथा संस्कार के समय हुई अनुभूतियों की लयपूर्ण सामूहिक अभिव्यक्ति है। सामाजिक चेतना के विकास के साथ साथ लोकगीतों का जन्म हुआ है। इसका संबंध जीवन के साथ साथ जीवन के साथ है। धीरे धीरे मनुष्य में ज्ञान का विकास हुआ और उसने लयबद्ध वाणी में अपने सुख दुख की कहानी को कहना प्रारंभ किया। लयबद्ध वाणी में अपना जो सुख दुख है उसको एक गाना गाने टाइप का। यही कारण है कि आदिकाल के गीतों में मानव की सामूहिक भावनाएं व्यक्त हुई है। प्राचीन काल का जितना भी गीत है उसमें एक सामूहिक भावना जागृत हुई है। उसको सुनने से लगता है कि कोई कुछ बोल रहा है, अपने बारे में कुछ बता रहा है। आगे देखते हैं, लोकगीत किसी एक व्यक्ति द्वारा रचित नहीं होते हैं। लोकगीत किसी एक दो व्यक्ति द्वारा रचित नहीं होते हैं, ना ही सामूहिक रूप से रचे गए हैं, ना पूरा सामूहिक रूप से, बल्कि इसका रचना स्वतः हुई है। कोई रचित नहीं किया है, स्वतः हुई है। किसी के मुंह से अपने आप कोई वैसा मौका आया कि अपने आप निकलने लगता है। लेकिन इस पर विचार करने पर यह स्पष्ट जान पड़ता है, कभी न कभी किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा गीत की रचना अवश्य की गई होगी। भले ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के कंठ से हस्तांतरित होते हुए परिवर्तन और परिवर्धन होते रहते हैं। गीतों के क्षेत्र, कहने का मतलब है कि कभी न कभी लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति गाया ही है, उसके मुंह से दूसरा का आदमी के मुंह में गया, दूसरा से तीसरा का आदमी मुंह गया और वही फैल गया। आगे देखते हैं, हस्तांतरित होते रहते हैं। उसके भी रचयिता का नाम विलीन हो गया हो ऐसा माना जाता है, स्वाभाविक है। आधा चलिए आगे देखते हैं, आदमी मनुष्य आदमी मनुष्य हृदय गाने का नाम लोकगीत है। आदिम मनुष्य के जो हृदय के गाना है, मतलब आदिम मनुष्य का जो दिल से निकलता था जो राग के रूप में, वही लोकगीत है। मानव जीवन की, उसके उल्लास की, उसकी उमंगों की, उसकी करुणा की, उसकी मतलब खुशी, उमंग, करुणा, इमोशनल का पन, उस समय सुख दुख की कहानी इसमें चित्रित है। टोटल चीज़ उसमें दिखता है, उसका कब खुशी कब गम, सारा चीज़ का लयबद्ध तरीका से निकाल देता है। वही लोकगीत होता है। लोकगीत के द्वारा हमें जनजीवन के समस्त पक्षों का दर्शन होते हैं। खुशी का पक्ष का भी दर्शन हो जाता है, गमी के पक्ष का भी दर्शन हो जाता है। जीवन की प्रत्येक अवस्था से, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत, लोकगीत समयानुकूल भावनाओं को अभिव्यक्त दिया करते हैं। विभिन्न ऋतु एवं उत्सव पर गाए जाने वाले गीत मानव के सामूहिक श्रम, उल्लास, संघर्ष की कथाएं कथाएं ही है। मतलब हर कोई, मतलब गीत कभी इस ऋतु में, स्पेशल ऋतु में गाया जाता है, कभी कोई स्पेशल ओकेजन या उत्सव में गाया जाता है। मानव के सामूहिक श्रम, उल्लास, संघर्ष, कोई संघर्ष उस सिचुएशन में गाया जाता है। प्रायः विभिन्न रीतियों में सामाजिक स्तर भेद को लोकगीत ही मिटाते हैं। आगे देखते हैं परिभाषा, कौन कौन क्या क्या परिभाषा दिया है लोकगीत। ध्यान दीजिएगा, परिभाषा को ही बहुत बार पूछा है। पंचायत सेक्रेटरी में भी पूछा है, रेवेन्यू क्लर्क में भी पूछा है, और अदर एग्जाम जैसे लिया उसमें पूछा है कि ये किसने कहा कि ये लोकगीत की किसने ये परिभाषा दिया है, और 4 राइटर का नाम दे देगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, आप लोग कमेंट करके एक बार मांग लीजिएगा।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लोकगीत के संबंध में पाश्चात्य तथा भारतीय विवेचनाकर्ताओं ने विभिन्न प्रकार की परिभाषाएँ दी हैं। मतलब लोकगीत के संबंध में जो पश्चिम सभ्यता है और भारतीय का जो विवेचना करता है, मतलब भारत का जितना राइटर लोग हैं, ने अलग-अलग परिभाषा दिया है। कुछ परिभाषा निम्न है, देखते हैं। लोकगीत तो स्वतः जन्मा है। किसी ने कहा है कि लोकगीत स्वतः जन्मा है। किसी ने कहा है आदि मानव के उल्लासमय संगीत को ही लोकगीत कहते हैं। आदि मानव का जब खुशी से झूम के वो गाता है तो उसी को संगीत कहते हैं। आगे देखते हैं। लोकगीत ना तो नया होता है ना ही पुराना। वह तो जंगल के एक वृक्ष के समान है जिसकी जड़ें भूतकाल के जमीन में गहरी धंसी हुई है। मतलब बहुत पुराना है, ना तो नया है ना पुराना है, लेकिन वो ऐसा है कि वृक्ष तो पूरा नया है लेकिन उसका जड़ धंसा हुआ है, उस टाइप का फील होता है। परंतु जिसमें निरंतर नई डालियाँ, पल्लव और फल उगते रहते हैं। मतलब वो बहुत पुराना है लेकिन नया-नया बोल उसमें निकलते रहता है, ये बताना चाह रहा है। भारतीय विद्वानों ने अपनी-अपनी परिभाषाओं में कहा है, लोकगीतों का मूल जातीय संगीत में है। भारतीय विद्वान ने कहा है कि लोकगीतों का मूल जातीय संगीत में है। लोकगीत उन लोगों के जीवन का संवेदपूर्ण प्रवाह है जो आदिम व्यवस्था में जीवन बिताए हैं। किसी ने कहा कि लोकगीत उन लोगों के जीवन का एक श्वेतपूर्ण प्रवाह है, एक एग्जाम्पल है जो आदिम अवस्था में अपना जीवन बिताए हैं। आगे देखते हैं कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुँह बोलते चित्र हैं। कोई संस्कृति का लोकगीत से पता चलता है कि उस ज़माना की संस्कृति कैसी रही होगी। किसी ने कहा कि ग्राम गीत संभवतः वह जातीय अशुक वित्व है जो क्रम या क्रीड़ा के ताल पर रखा गया है। गीत का उपयोग जीवन के महत्वपूर्ण समाधान के अतिरिक्त मनोरंजन भी है। गीत का उपयोग जीवन के महत्वपूर्ण समाधान के अलावा मनोरंजन भी है। सुन के अच्छा भी लगता है, मनोरंजन का साधन भी है। लोकगीतों का मानवीय कृति की वह सामान्य धरोहर है जो विश्व मानव भूमि पर प्राप्त हुई है। कहने का मतलब है कि लोकगीत एक मानव कृति का एक धरोहर टाइप से है लोकगीत। उससे पता चलता है कि प्राचीन काल में हुआ क्या था या कैसे ये लोकगीत का जन्म हुआ। लोकगीतों में संगीत एवं काव्य का सम्मिश्रण होता है। लोकगीत हमारा जीवन विकास का इतिहास है। पूछ देता है कि विशेषता, लोकगीत की इनमें से कौन सा विशेषता नहीं है, तो यही सब दे देगा एक दो। लोकगीत तो स्वतः स्फुरन की देन है। लोकगीत रस से सने हुए हैं। लोकगीत मानव हृदय की प्रवृत्ति भावनाओं को तन्मयता की तीव्रतम, एक सेकंड आगे देखते हैं, अवस्था की गति है जो स्वर या ताल को प्रधान तान देकर लय या धुन प्रधान लेते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन कैसा आएगा वो भी हम बताएंगे, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। 4 से 5 क्वेश्चन लोक लोकगीत से रहता है। अगर आपका रिजल्ट चाहिए तो आपको एक एक पॉइंट देखना पड़ेगा। मतलब कोई भी सेक्शन को आपको ढीला नहीं छोड़ना पड़ेगा। और नागपुरी में हम वादा करते हैं 90+ मार्क्स। आप लोग अगर साथ दीजिएगा तो 90+ मार्क्स रहेगा आप लोग का। एक एक पॉइंट आपको क्लियर करा देंगे। इसीलिए आप लोग हमारे साथ बने रहे। ये मत हो, बोर मत होइए कि ये क्या क्या पढ़ा रहा है। यही सब क्वेश्चन पूछता है। नॉर्मल चीज़ तो हर कोई जानता है बट यही सब पूछता है कि किसने कहा कि ग्राम गीत और लोकगीत भिन्न भिन्न है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार ग्राम गीत और लोकगीत भिन्न भिन्न है। तो यही पूछता है कि किसने कहा। इसीलिए आप लोग चाहिएगा तो पहले बढ़ा देंगे, उसके बाद कमेंट करिएगा तो हम उसका PDF भी उपलब्ध करा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर कृष्ण उपाध्याय के अनुसार ग्राम गीत और लोकगीत भिन्न भिन्न हैं। उनके अनुसार बैलेड लोकगीत है और फोक सॉन्ग ग्राम गीत है। तो किसके अनुसार बैलेड लोकगीत और फोक सॉन्ग ग्राम गीत है? तो कृष्ण देव उपाध्याय के हिसाब से। तो उनका कहना है ग्राम गीत से मेरा आशय उन गीतों से है जो गे है, मतलब जो गाया जाता है उसको ग्राम गीत। और लोकगीत वे है जो प्रबंधात्मक है, मतलब जो लय से निकलता है, एक प्रबंध, एक मैनेजिंग के साथ। इसमें कथा की प्रधानता होती है। कहने का मतलब है कि ग्राम गीत वो है जिसको गा देता है आदमी, लेकिन लोकगीत वो है जिसमें कोई कथा या कोई कहानी छुपा रहता है। चलिए आगे देखते हैं। ग्राम गीत प्राकृतिक उद्गार किसने कहा? तो राम नरेश त्रिपाठी ने। अगला देखते हैं। ग्राम गीत छोटे होते हैं, रचना काल की दृष्टि से आधुनिक भी हो सकते, किसने कहा है? कृष्णानंद गुप्ता ने। आगे देखते हैं। ग्राम गीत छोटा ही नहीं बड़ा भी हो सकता है, डॉक्टर सत्येंद्र ने बोला है। आगे देखते हैं। ग्राम गीत आर्योत्तर सभ्यता का वेद है,
पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आगे देखते हैं, ऊपर की परिभाषाओं के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि पंडित राम नरेश त्रिपाठी के अनुकरण पर ही अन्य विद्वानों ने भी ग्राम गीत शब्द का प्रयोग फोक सॉन्ग के प्रयोग के रूप में किया है, पर्याय के रूप में किया है। मतलब राम नरेश त्रिपाठी का इन लोग फॉलो किया है। राजस्थानी लोकगीत में सर्वप्रथम श्री सूर्यकरण पारीख ने ग्रामीण शब्द का विरोध कर लोकगीत को उपयुक्त स्वीकार किया है। राजस्थानी लोकगीत सर्वप्रथम श्री सूर्यकरण पारीख ने, ठीक। इसके पश्चात पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी और वासुदेव शरण अग्रवाल ने लोक शब्द की स्थिरता पर प्रकाश डाला है। द्विवेदी जी ने लोक संस्कृति, लोक कला, लोक साहित्य आदि शब्दों का प्रयोग कर ग्राम और नगर के भेद को अस्वीकार कर दिया है। स्वर्गीय झवेरचंद्र मेघानी ने त्रिपाठी जी से पूर्व लोकगीत शब्द का प्रयोग गुजराती में किया। उपर्युक्त परिभाषा के आधार पर नागपुरी लोकगीत के संबंध में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अब आ गए हम लोग नागपुरी लोकगीत में, आ गए हम लोग फ्रेंड्स, कि उपर्युक्त जितना परिभाषा है उसके हिसाब से हम लोग नागपुरी लोकगीत का कैसे मीनिंग निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। नागपुरी लोकगीतों में जीवन की विभिन्न रागात्मक वृत्तियों की अभिव्यक्ति है। मतलब जीवन के विभिन्न समय के राग के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। इस अभिव्यक्ति के लिए जिस शैली का आश्रय लिया जाता है वह लयात्मक होती है। नागपुरी भी एक लय के रूप में ही गाया जाता है, ऐसा नहीं कि कुछ वे गा दिया। नागपुरी लोकगीत मानव सभ्यता, क्षेत्रीय संस्कृति के विकास पर प्रकाश डालते हैं। वे लोकगीत स्वतः स्फुर्जित रसिक उद्गार है, मतलब खुद से निकला है, ना कि कोई आदमी गाया है। ऐसा मौका आया कि अपने आप गाना गाने लगा। ऐसा लोकगीतों में सामूहिक प्रवृत्ति व्यापक है, चूंकि इन गीतों में व्यक्ति विशेष की रचनाएं भी सामूहिक भावनाओं में ढलकर समान हो जाता है, फलतः यह लोकगीत मानवीय कर्मों के प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। चलिए देखते हैं नागपुरी लोकगीतों का वर्गीकरण। इससे क्वेश्चन रहता है कि नागपुरी लोकगीत का वर्गीकरण कितना प्रकार में है, कितना भाग में हुआ है, या ऐसा वर्गीकरण किसने किया है, ऐसा क्वेश्चन रहता है। इसलिए देखते हैं, नागपुरी लोकगीतों में भी विभिन्न बोलियों की तरह विभिन्न विषयों का समावेश है। नागपुरी लोकगीतों में मानवीय भावों, विचार एवं परिस्थितियों का समानता दिखाई पड़ती है। नागपुरी भाषी क्षेत्र के लोक साहित्य में ऐसे अनेक संकेत प्राप्त होते हैं जिनके माध्यम से हम उनका संबंध पुरानी संस्कृति से जोड़ सकते हैं। लोकगीत धरती के गीत है, इसलिए धरती से अलग उनका अस्तित्व नहीं है। नागपुरी लोकगीतों में जीवन घटना का समावेश है। मानव जीवन घटनाओं में जन्म, विवाह, मृत्यु तो प्रमुख है ही, साथ ही जीवन के उल्लास के भी कई अंग है। मतलब बता रहा है कि नागपुरी लोकगीतों में भी जीवन घटनाओं का समावेश है, मतलब जीवन घटना का वर्णन रहता है नागपुरी लोकगीत में भी। मानव जीवन घटना में जन्म, विवाह, मृत्यु तो प्रमुख है ही, साथ ही जीवन के उल्लास के भी अंग है, खुशी का भी मौका आता है। जीवन नागपुरी अधिकांश नागपुरी लोकगीत इन्हीं विषयों से संबंधित है, मतलब विवाह, मृत्यु, जन्म, खुशी, ऐसे ही। लोकगीतों के वर्गीकरण के संबंध में विद्वानों में मतभेद है, बहुत सारे विद्वान में मतभेद है लोकगीत को लेके। किसी ने 5, किसी ने 6, किसी ने 7 इसका वर्गीकरण किया है। विद्वानों ने अपने अपने ढंग से लोकगीतों का वर्गीकरण किया है। इस संबंध में सत्यव्रत अवस्थी ने लिखा है, लोग एक अविभाज्य संज्ञा, अतः यथार्थ अर्थों में लोकगीतों का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। अवस्थी जी ने बोला है कि लोकगीतों का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। शुद्ध वर्गीकरण के लिए वस्तुओं को परस्पर संबंधित होना चाहिए, पर लोकगीतों में हमेशा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका लोक जीवन के हर पहलू से अन्योन्यश्रित संबंध रहता है। कहने का मतलब है, कोई एक फील्ड से संबंध रहता है लोकगीत का, तब ना हम डालते कि ये करने वाला गीत है, इस टाइम का गीत है, ये उस टाइम का गीत है। लेकिन इसमें तो हर तरह का सिचुएशन के हिसाब से गीत होता है। कभी कोई मर गया तो हिसाब से गीत है, कभी कोई काम कर रहा है तो हिसाब से गीत, कभी कुछ खुशी का मौसम आया तो उस हिसाब से गीत है। तो इसलिए बांटना मुश्किल है थोड़ा सा। रामनाथ त्रिपाठी ने ग्राम गीतों का वर्गीकरण 11 श्रेणियों में किया था ग्राम गीत का, जो निम्न प्रकार से है। पहला है संस्कार गीत, संस्कार संबंधी। दूसरा है चक्की या चरखे गीत। धर्म गीत, और धर्म गीत में त्योहार व भजन ये सब है। ऋतु गीत, जिसमें सावन, फागुन, चैत के गीत, ये सब ग्राम गीत का वर्णन किया है। नागपुरी लोकगीत का भी वर्गीकरण नहीं है, वो नीचे मिलेगा फ्रेंड नागपुरी लोकगीत का वर्णन। पांचवा है खेती गीत, भीख मांगों के गीत,
जो भीख मांगने सब आता है उन लोग जो गाते हैं उन लोग का भी गीत। मेले के गीत, मेला सब में जो होता है, विभिन्न जातियों के गीत जैसे अहिर के लिए, धोबी पासी जी सब के लिए। वीर गाथा गीत जैसे आल्हा, आल्हा उदल का होता है, लोरी, खीर रांझा, ढोल, ये सब के गीत गाथा। छोटी छोटी कहानियाँ जो गा गा कर कही जाती है। 11वां अनुभव के वचन जिन्हें घाघ, भड्डरी आदि श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। पहला है एक सेकंड, पहला है इसमें, पहला है संस्कार संबंधी गीत जो रामनाथ त्रिपाठी जी बोला है। तो संस्कार संबंधी गीत में क्या आ जाता है, संस्कार से रिलेटेड जितना गीत है ना, संस्कार से रिलेटेड सब आता है। जैसे पुत्र जन्म, बुरुआ के गीत, चौक के गीत, साथ के गीत, करोधन के गीत, मुंडन के गीत, जनेऊ के गीत, मामा के यहाँ पहली बार जानने के गीत, पहली बार बारात जानने के, मतलब संस्कार वाला जितना काम होता है ना उस टाइम, जैसे गोदना करने के गीत, बतल बांधने के गीत, भरनी के गीत, जन्म गांठ के गीत, ये सब सब संस्कार संबंधी गीत है। और माहवारी गीत क्या है, जैसे बारह मासा, नौतरता, नवरत, रामनवमी, आधा तीज, दशहरा, देवसरनी इत्यादि, ये सब। सामाजिक ऐतिहासिक गीत क्या है, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना नागपुर, उसका याद करना बहुत ज़रूरी है। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं, बस एक एग्जाम्पल के तौर पे बता दे रहा है। सामाजिक इतिहास में क्या होता है, चंद्रावल, बेला सत्ता, ढोला मारू, हरदौल, बाबू के गीत, ईटीसी है। चलिए आगे देखते हैं। विविध गीत में क्या आ गया, खेती की कहावतें, ऊख की फसल खत्म होने के गीत, बारी पूजने की प्रथा इत्यादि। आगे देखते हैं हम लोग। ये सब अदर ग्राम गीत का है, हम लोग लोकगीत में पढ़ रहे हैं इसलिए उसको पार किए हैं। उपर्युक्त वर्गीकरण काफ़ी विस्तृत है, कृतीय वर्गीकरण उपयुक्त नहीं प्रतीत होता है। राजस्थानी लोकगीतों को विद्वान पंडित सूर्यकरण प्रतीत ने राजस्थानी गीतों का क्षेत्र विस्तार बताते हुए 29 भागों में बांटा है, जो कि जरूरी ने हम लोग को राजस्थानी का देखना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हाँ इधर देखते हैं। गीतों को उपयोगिता की दृष्टि में रखकर वर्गीकरण किया जाता है। कौन सा गीत किस अवसर पर गाया जाता है, इस आधार पर इसका विभाजन इस प्रकार किया गया है। पहला है लोकगीत, अनुष्ठान के हिसाब से, उद्योग समर्पित के हिसाब से और तिथि धारक के हिसाब से। तो देखते हैं। अनुष्ठानिक गीत जन्म, विवाह, मरण या कोई भी अनुष्ठान उस टाइम गाया जाता है, उसको अनुष्ठानिक गीत बोला जाता है। इस अवसर पर विशेष अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है। विशेष किया जाता है। इन्हीं अवसरों पर ये लोकगीत गाए जाते हैं जब कोई अनुष्ठान, जैसे संस्कार, मानवीय कार्यकलाप, विश्वास, दर्शन के निमित्त दो किनारे, इन्हीं से होकर मनुष्य मात्र की जीवन धारा प्रभावित होती है। ऐसे वक्त पर ये सब गाया जाता है, ये सब गीत वास्तव में। आगे देखते हैं। वास्तव में हमारी संस्कृति का मुख्य ध्येय है मनुष्य के विचारों को परिष्कार करना तथा आदर्श बनाना। इसके लिए हिंदू धर्म में विशेषतः संस्कारों का समावेश है, जो जीवन के प्रथम चरण से आरंभ होते हैं और अंत तक रहते हैं। आगे देखते हैं। मानव की प्रायः प्रत्येक संस्कृति में व्यक्ति की जीवन यात्रा की विभिन्न 3 मुख्य स्थितियाँ हैं, जिसके आसपास मानव समूह विश्वासों, रीति रिवाजों और व्यवहारों का एक ऐसा जटिल तना बुना होता है जिन वास्तविकता स्वरूप को समझे बिना उस संस्कृति का पूर्ण चित्रण प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इनके अतिरिक्त नामकरण, वय, संधि, राजदर्शन आदि स्थितियाँ भी महत्वपूर्ण होती है। इनके संस्कृतियों की समाज व्यवस्था में इन्हें पार करने से व्यक्ति भी सामाजिक स्थिति से उसके अधिकार और कर्तव्य में मूलभूत परिवर्तन हो जाते हैं। आज संगठन का यह पक्ष मानव को उत्तरोत्तर परिवर्तन होने वाले उत्तरदायित्वों एवं कार्यों की दिशा निश्चित करता है। ये अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए हम इसको बस रीडिंग मार दे रहे हैं। नीचे आते हैं फ्रेंड्स, नीचे आते हैं। हाँ इधर इधर जो है ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। संप्रति सर्वाधिक लोकप्रिय संस्कार 16 है। जो संस्कार हम लोग को 16 है, पता है ना कि 16 संस्कार होता है, उसके बारे में बताया गया है। यद्यपि विभिन्न ग्रंथों में इसकी संख्या भिन्न भिन्न है। आधुनिकतम पद्धतियों में यह संख्या स्वीकृत कर ली गई है कि 16 संस्कार है। आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त डॉक्टर सत्येंद्र ने स्त्रियों के प्रत्येक गीत का विस्तार किया है। श्याम परमार ने लोकगीतों को 5 भागों में बांटा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्याम परमार ने लोकगीतों को कितना भागों में बांटा है, 5 में। जाति की दृष्टि से, संस्कार की और प्रथा की दृष्टि से, धार्मिक विश्वास से, कार्य करने के संबंध में और रस दृष्टि से। अब आगे देखते हैं। श्याम परमार ने 5 और डॉक्टर कृष्ण उपाध्याय ने लोकगीतों को कितना प्रकाश किया है, वो भी 5 प्रकार से किया है। वो क्या क्या किया है, संस्कार किया है, ये भी रसानुभूति में किया है, ऋतु किया है, विभिन्न जातियों के प्रकार से किया है, क्रिया गीत के रूप में किया है, वो भी 5 किया है।
श्याम परमार और कृष्णदेव उपाध्याय भी 5 किए थे। तो आगे देखते हैं, श्री श्यामचंद दुबे ने लोकगीतों का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया है। कितना है? 4 टाइप में किया है। सामान्य गीत, नृत्य गीत, गीत कथा, लोक गाथा। उपर्युक्त वर्गीकरण में गीत गाथा, लोक कथा दोनों में गीत तत्वों के अतिरिक्त कथा के तत्व भी रहते हैं, मतलब कहानी भी रहता है उसमें। अतः उनके अपने एक विशिष्ट होता है, विशिष्ट कोटि होती है। आगे देखते हैं लोकगीतों का वर्गीकरण। अब हम लोग नागपुरी लोकगीत का वर्गीकरण करते हैं, जो हम लोग का मेन है। क्वेश्चन रहता है कि नागपुरी लोकगीतों का वर्गीकरण कितने भागों में हुआ। आगे देखते हैं कितना भाग में, सब अभी क्लियर होगा। अब बात बाकी सेकेंड पार्ट में क्लियर करा देंगे फ्रेंड। उसके बाद एक बार रिवीजन करा देंगे और फिर क्वेश्चन डाल देंगे। अब आप लोग को फिर अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, पीडीएफ भी उपलब्ध करा देंगे। चलिए देखते हैं नागपुरी लोकगीत। नागपुरी लोकगीत वर्गीकरण हम इस प्रकार कर सकते हैं। सबसे पहले संस्कार संबंधी, जिसमें जन्म, विवाह, गौना, लियावन ये सब आता है। ऋतु संबंधी, जिसमें 12 मासा, होली, फगुआ ये सब आता है। व्रत संबंधी, इसमें धरती पूजा, सरुल, कर्मा, जितिया पूजा पाठ संबंधी। देवठान, दुर्गा, दीपावली सब आता है। क्रिया संबंधी, रोपनी, धान रोपने वाला काम, कृषि वाला काम, खेत बाड़ी, उद्योग धंधा में। विविध में क्या आता है? झूमर गीत आ गया, निर्गुण आ गया, भजन आ गया, गुदना आ गया, गुदवाते समय आ गया। फिर आगे देखते हैं नागपुरी क्षेत्र एक सेकेंड, आगे देखते हैं नागपुरी क्षेत्र के जन समाज में समस्त संस्कार से प्रचलित नहीं है, टोटल चीज़ नहीं है प्रचलित नागपुरी क्षेत्र में। फिर भी कुछ न कुछ किसी रूप में अवश्य मिलते हैं। अलौकिक संस्कार का संबंध अनुष्ठानिक गीतों से है तथा और इसके समस्त कार्य स्त्रियाँ लोकगीतों के द्वारा संपन्न करती है। यह गीत अपने मांगलिक महत्व रखते हैं। नागपुरी लोकगीतों में हमें शास्त्रीय संस्कारों का उल्लेख तो नहीं मिलता, शासकीय संस्कार का इसमें, लेकिन जन्म और विवाह जैसे संस्कार अवश्य मिलते हैं नागपुरी लोकगीत में। फ्रेंड्स, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। दूसरा क्लास में टोटल नागपुरी का ये लोकगीत ख़त्म कर देंगे। उसके बाद आपका पावस, झूमर, डमकच, उदासी, अंगनई, अधरतिया, बारहमासिया टोटल संगीत करा देंगे। और उसके बाद आपको एक टास्क दे देंगे ऑब्जेक्टिव के रूप में, जिसके परिणाम स्वरूप आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और आप लोग को पीडीएफ भी, आप लोग कमेंट करिए, पीडीएफ भी आप लोग को उपलब्ध करा दिया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा रहे तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए और प्लीज़ मोटिवेट करिए। टोटल A to Z करा देंगे आप लोग को। नागपुरी का 90+ क्वेश्चन बना सकते हैं अगर A to Z लास्ट मेरा वीडियो पे बना रहे तो। चलिए, आप इसी के साथ आज का ये क्लास ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।